तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी की फरमाइश काफ़ी वक्त से बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन इसकी बारी नहीं आई। लेकिन आज मुझे लगा कि इसकी बारी आ गई, क्योंकि संडे को अच्छा खासा रिसर्च भी किया था और फिर बहुत सारी पढ़ाई की और इसके ज़रिए बहुत सारी नई जानकारी मुझे भी मिली। तो आज की जो आपको कहानी सुनाऊँ, ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा ही खूबसूरत देश, और क्रिकेट की वजह से हम सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया को इसलिए भी मैं थोड़ा बेहतर जानता हूँ कि मुझे जाने का मौका भी मिला, कई शहर घूमने का मौका मिला। तो वाकई बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे लोग वहाँ के। और क्रिकेट के बारे में तो क्या कहना, जो वहाँ के स्टेडियम है, वहाँ के ग्राउंड और लोग, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे हो, 2020 हो, स्टेडियम हमेशा भरा होता है। वहाँ लोग मैच को एंजॉय करते हैं। एक पीसफुल कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसी ऑस्ट्रेलिया में करीब 26 साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने ऑस्ट्रेलिया को झकझोर कर रख दिया था। इतिहास में ऑस्ट्रेलिया में इससे बड़ा खूनी खेल उससे पहले कभी नहीं खेला गया, उसके बाद कभी नहीं खेला गया। हर ऑस्ट्रेलियन उस वक्त डरा सहमा था इस इंसिडेंट को सुनने के बाद, और उसकी वजह थी ये खौफनाक क्राइम जो हुआ था। लेकिन ये क्राइम शुरू करूं उससे पहले दो चीज़ें। इस एक क्राइम ने, हर देश में बहुत सारे क्राइम होते हैं, उसके बाद उससे कुछ वो देश नसीहत लेता, सबक सीखता, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। जैसे अपने यहाँ निर्भया केस हुआ तो उस वक्त एक उम्मीद जगी थी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से सरकार, लोग सड़क पे गुस्सा, हमें लगा बहुत कुछ बदलाव होगा, लोग डरेंगे, रेपिस्ट डरेंगे, फैसले जल्दी जल्दी आएंगे। उस वक्त ये गलतफहमी थी, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। आज भी हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। रेप के ग्राफ निर्भया के बाद से लगातार बढ़ रहे हैं, कई बार मैंने आपको बताया। कन्विक्शन रेट आज भी हमारे यहाँ 25% है, मतलब 4 अगर रेपिस्ट को पकड़ते हैं तो उसमें से 3 छूट जाता है, 100 पकड़ते हैं तो 75 छूट जाता है। तो कुछ ना कुछ बड़े क्राइम के बाद कुछ ऐसे देश होते हैं जो एक मिसाल पेश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया उन्हीं में से है। 26 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जो उनके इतिहास का सबसे बड़ा खूनी खेल था, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार उसी वक्त चौकन्नी हुई और उन्होंने गन कल्चर को लेकर कानून बनाया था, और उसको इतनी सख्ती से उसको लागू किया कि उसके बाद कभी ऐसा कोई दूसरा हादसा हुआ नहीं। और ऑस्ट्रेलिया में अब ऐसे क्राइम होते नहीं हैं। इस एक इंसिडेंट ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी तस्वीर बदल दी थी। ये इंसिडेंट क्या था, ये पूरी कहानी क्या है, ये आपके सामने। लेकिन उससे पहले इसी कहानी से जुड़ी हुई एक चीज़ है, वो आपको बताना ज़रूरी है। आपको पता है इस दुनिया में हर साल सबसे ज़्यादा किस चीज़ से लोग मरते हैं? अननेचुरल डेथ जो होती है। वैसे तो बीमारी बहुत सारी है, उससे ज़्यादा सबसे मौत होती है। लेकिन अननेचुरल डेथ, जिसमें सुसाइड और मर्डर, सबसे ज़्यादा बंदूक से, गोलियां से। एक डेटा है, उस डेटा के हिसाब से वर्ल्ड वाइड हर साल एवरेज 2.5 लाख लोग, 2.5 लाख लोग गन शॉट से मारे जाते हैं। यानी उन्हें गोली मारी जाती है या खुद को गोली मार लेते हैं। 2.5 लाख लोग एक साल में पूरी दुनिया में बंदूक से मरते हैं। और इस बंदूक कल्चर में 2-4 साल पहले तक अमेरिका नंबर 1 पे था, लेकिन अब अमेरिका को पीछे छोड़कर ब्राज़ील आ गया है नंबर 1 पर। सबसे ज़्यादा बंदूक और गोलियों से जो मौत होती है वो ब्राज़ील में होती है। लास्ट जो फिगर है ब्राज़ील का, वह 49,346 लोग एक साल में ब्राज़ील में बंदूक से मरे। नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। अमेरिका में एक साल में 45,222, 45,222 लोग बंदूक से मरे। तीसरे नंबर पर वेनेजुएला है, जहां 28,515 लोगों की मौत हुई, 28,515। चौथे नंबर पर मैक्सिको है, 22,116, 22,116। और 5वें नंबर पर हम हैं, यानी इंडिया, 14,710, 14,710 लोग एक साल में बंदूक या गोलियों से मरे। ये वर्ल्ड वाइड फिगर है बंदूक से मरने वाले, गोलियों से मरने वाले लोगों की। और ये मैं फिगर क्यों दे रहा हूँ, ये इस कहानी के आखिर में आपको बताऊँगा और एक तस्वीर भी दिखाऊँगा कहानी के ज़रिए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये कहानी है 28 अप्रैल 1996 की। 28 अप्रैल 1996 ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है तस्मानिया। उस तस्मानिया में एक जगह है पोर्ट ऑर्थर। पोर्ट ऑर्थर अंग्रेज़ों के ज़माने में, चूँकि ऑस्ट्रेलिया भी एक वक्त में अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तो पोर्ट ऑर्थर एक बहुत ही
बड़ा सा किला जिसके अंदर एक जेल हुआ करती थी। बाद में ऑस्ट्रेलिया आज़ाद हुआ और उन्होंने उस जेल को एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया और वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। आसपास में नदी भी है, खूबसूरत मंजर है। तो पोर्ट ऑर्थर जो कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में एक जेल हुआ करता था, बाद में टूरिस्ट स्पॉट, वहाँ पे कैफ़े, रेस्टोरेंट सब खुल गए। टूरिस्ट आते थे, जो भी ऑस्ट्रेलिया घूमने आता पूरी दुनिया से, जापान, मलेशिया, यूके, यूएस, तो पोर्ट ऑर्थर ज़रूर घूमने जाते हैं, उस जगह को देखते, उसकी खूबसूरती को देखते। इसी पोर्ट ऑर्थर की ये कहानी है। इसी तस्मानिया में एक लड़का रहता था जिसका नाम है मार्टिन ब्रायंट। मार्टिन ब्रायंट एक ठीक ठाक परिवार का लड़का, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, लेकिन ये बचपन से ही आम बच्चों से थोड़ा जुदा था, थोड़ा अलग था। लोगों से घुलना मिलना उसे पसंद नहीं था, ज़्यादातर तन्हा रहता। जो पहली उसकी अजीब चीज़ बचपन में ही नज़र आया वो ये कि जब थोड़ा बड़ा हुआ तो जहाँ पे उसका घर था, उसके घर के इर्द गिर्द जब भी कोई पैरेट यानी तोता उसे दिखाई देता, वो गोली से उसे मार देता। उसे अपने घर के इर्द गिर्द तोता पसंद ही नहीं था। पड़ोसी भी उसकी इस हरकत से परेशान थे, लेकिन बचपन में उसने बहुत सारे तोता को मारा। धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो उसके फादर मॉरिस की कहानी ये थी उसके फादर की कि वहीं पे एक शॉप खरीदना चाहते थे, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट। एक छोटा सा ऐसा रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे जैसे लोग एक रात के लिए आकर ठहरते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकल लेते हैं। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी देखी मार्टिन के फादर ने और वो ख़रीदना चाह रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से उनका एक पड़ोसी था, उसने उसे ख़रीद लिया। उन्हें बड़ा दुख हुआ, ये बात उनको अच्छी भी नहीं लगी। खैर उन्होंने दूसरी प्रॉपर्टी देखी, ऐसी एक ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट का, लेकिन इत्तेफाक से उस पड़ोसी ने उसे भी ख़रीद लिया। इन्होंने हालांकि उससे कहा कि तुम हमें दे दो, बदले में इन्होंने ऑफ़र दिया था कि एक और भी जगह पे हम दे देंगे, लेकिन वो नहीं माना। शायद उन्हें नीचा दिखाना चाहता था या इस बिज़नेस में आने नहीं देना चाहता था। तो ये बात मॉरिस को बड़ी बुरी लगी। मॉरिस डिप्रेशन में चले गए और ये बात मार्टिन ब्रायंट को भी पता था, उसके बेटे को। थोड़ा वक्त बीता। एक रोज़ इसी इंसिडेंट के बाद जब ये मिला नहीं, रेस्तरां ख़रीदा नहीं, तो मॉरिस की लाश घर से कुछ दूर पर एक तालाब के किनारे पड़ी मिली। रहस्यमय मौत थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि यह सुसाइड है। मार्टिन ब्रायंट को यह लगा था कि उसके फादर शायद अफसोस में थे, चूँकि बिजनेस शुरू करना चाहते थे, जगह दी नहीं और जानबूझ के नेबर ने नहीं दी ताकि वो तरक्की ना कर सके। उसके बाद ये दिल में घर कर गई। इसी दौरान में मार्टिन ब्रायंट की दोस्ती अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक लेडी से होती है, और वो लेडी उससे उम्र काफ़ी बड़ी थी, करीब 20-30 साल बड़ी। और वो लेडी अकेली थी, अच्छी खासी अमीर थी, काफ़ी पैसा था, प्रॉपर्टी थी। तो उसके साथ दोस्ती हुई। हालांकि कहते हैं कि वो दोस्ती से ज़्यादा ही बात आगे थी, दोनों करीब थे एक दूसरे के, उम्र का बहुत फासला था। फिर कुछ वक्त के बाद अचानक एक रोज़ एक कार एक्सीडेंट में जो ये लेडी थी, इसका नाम था हेलेन हार्वे और ब्रायंट के बीच में दोस्ती थी। दोनों अक्सर कार में घूमा भी करते थे आसपास। एक रोज़ ऐसे ही कार में जा रहे थे और कार को किसी ट्रक ने टक्कर मार दी। हेलेन हार्वे की मौत हो गई। अस्पताल जाने के बाद अगले 1-2-3 दिन तक इलाज चला, उसके बाद वो बच नहीं पाई, मौत हो गई। मार्टिन ब्रायंट भी ज़ख्मी हुआ, लेकिन इसकी चोट बहुत गहरी नहीं थी, ख़तरनाक नहीं थी। मरहम पट्टी के बाद वो ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद हेलेन हार्वे की अस्पताल में मौत हो गई। पर हेलेन हार्वे ने मरने से पहले अपनी एक वसीयत की, और उस वसीयत में उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, कैश मार्टिन ब्रायंट के नाम कर दिया। अब एक बहुत अमीर लड़का नहीं, लेकिन अचानक उसकी दोस्त हेलेन हार्वे की मौत होती है और सारी प्रॉपर्टी का मालिक वो बन जाता है, बहुत सारे पैसे आ जाते हैं उसके पास। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जब भी कार में बैठता था मार्टिन, तो हमेशा स्टीयरिंग को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता था अगर कोई दूसरा भी चला रहा हो, और उनका कहना था कि उस दिन भी ऐसे ही हुआ और उसने स्टीयरिंग पे कब्जा करने की कोशिश की और इसी कोशिश के दौरान कार क्रैश कर गई। खैर पैसे आ गए थे, लेकिन इन दोनों मौत को लेकर पड़ोसी हमेशा सुगबुगाहट बातें करते थे, खुद मार्टिन के पिता की और मार्टिन की इस दोस्त की, कि इन दोनों की मौत के पीछे कोई ना कोई कहानी है। लेकिन पुलिस को कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं जिससे मार्टिन पर शक हो। बात आई गई हो गई। इधर पैसे, वसीयत अपनी दोस्त की सारे आए। उसके बाद उसने वर्ल्ड टूर करना शुरू किया, खूब पैसे घुमाए, उड़ाए।
उड़ाने के बाद फिर वो वापस आया, लेकिन उसे कुछ वक्त के बाद जब उसने सारी दुनिया घूम ली, सब कुछ देख लिया, 28 साल की अब उसकी उम्र हो गई, उसे दुनिया अब अच्छी नहीं लग रही थी। उसका मोह भंग हो चुका था। उसे लगा उसको जो भी चाहिए था सब कुछ मिल गया, पैसे बेशुमार हैं। इस दौरान में एक दिन उसने एक वियतनाम वॉर एरा के उस ज़माने की एक ऑटोमेटिक राइफ़ल ख़रीदा, 15 AR-15, और साथ में ख़रीदा एक LI-A1 सेमी ऑटोमेटिक वेपन। इन दोनों वेपन की खासियत थी, ख़ासतौर पर AR-15 ऑटोमेटिक राइफ़ल की, कि ये 1 मिनट के अंदर कई 100 राउंड फायर कर सकते थे, 1 मिनट के अंदर। उस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंस के साथ गन खरीदना और ये सारी चीज़ों पे कोई रोक नहीं थी, बड़ा फ्री कंट्री। तो मार्टिन ब्रांड ने भी ख़रीद लिया, लेकिन उसके मन में अपने पड़ोसियों को लेके वो था कि मेरे फादर को इसने वो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का रेस्टोरेंट नहीं दिया था, वो सारी चीज़ें। पैसे आए, घूमा, मोह भंग हो गया। अब उसे ये दुनिया अजीब सी लगने लगी। उसे लगा कि यहाँ हर कोई बेकार है और मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं जिसके करीब जाना चाहता हूँ मुझसे दूरी बना लेता है, सब मतलबी हैं। ये सारी बातें धीरे धीरे उसके दिमाग में बसने लगी, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि 28 साल का लड़का क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। धीरे धीरे वक्त बीता, तारीख आई 28 अप्रैल 1996 की, ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे खूनी दिन की। दोपहर करीब 12 बजे मार्टिन ब्रांड अपने घर से निकलता है। इसके बाद करीब 1:10 पर वो पहुंचता है पोर्ट ऑर्थर, उसी टूरिस्ट स्पॉट पे जो अब म्यूज़ियम में तब्दील हो गया था। वहाँ वो एंट्री गेट पे पहुंचता है ठीक 1:13 पर, टिकट लेता है, अंदर जाता है। अंदर में एक कैफ़े था जिसका नाम था ब्रॉड एरो कैफ़े। कैफ़े में वो लंच ऑर्डर करता है, खाना खाता है। उसके पास एक बड़ा सा बैग था, बैग को नीचे रखता है। कैफ़े के अंदर बहुत सारे उस वक्त सैलानी टूरिस्ट थे, अलग अलग देशों के। खाना खाने के बाद बाकायदा वो आराम करता वहीं कुर्सी पे बैठकर। फिर अचानक बैग खोलता है और उस बैग के अंदर से सबसे पहले वो AR-15 राइफ़ल निकालता है। उस वक्त दर्जनों लोग कैफ़े में बैठकर खाना खा रहे थे। बड़े तसल्ली के साथ वो बैग से राइफ़ल निकालता है और राइफ़ल निकालने के बाद टूरिस्ट की तरफ उसका मुंह करता है और ट्रिगर दबा देता है। मैंने जैसा कहा कि 1 मिनट में सेवरल राउंड फायरिंग होती है उससे। करीब 15 सेकंड तक उसने गोलीबारी की। इस 15 सेकंड में 12 लोग तो वहीं पे मर गए और बाकी बहुत सारे को, किसी को हाथ पे, किसी के पैर में गोली लगी। 15 सेकंड का ये खेल था। 15 सेकंड उसने गोली चलाई और उसके बाद कैफ़े से बाहर निकला। कैफ़े से बाहर निकलते वक्त भी वो लगातार फायरिंग कर रहा था, दाएं बाएं, जिधर मन करे उधर। कैफ़े से बाहर निकला तो सामने एक गिफ्ट शॉप था। टूरिस्ट स्पॉट पे अक्सर ऐसी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ की निशानियाँ। अब वो गिफ्ट शॉप में घुसता है। उसके बाद वहाँ जाकर गोलियां चलाना शुरू करता है। कुछ सेकंड वहाँ फायरिंग करता है। 8 लोग वहाँ पे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। गिफ्ट शॉप से निकलता है, कार पार्क की तरफ बढ़ता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग कार पार्क कर रहे थे, कुछ लोग कार से उतर रहे थे। उसके बाद वो कार में बैठता है और बैठने से पहले वहाँ पे भी अंधाधुंध फायरिंग करता है। करीब 7 लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। इसके बाद वो कार में बैठता है, गोली चलाते हुए वहाँ से निकलता है। तब तक इधर सारे सिक्योरिटी और बाकी गोलीबारी की आवाज़ सुनकर सब अलर्ट थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा मंजर देखा नहीं था। 27 लोगों को अब तक वो मार चुका था। इस दौरान में वो कार रोकता है गेट के पास और उस कार के अंदर 2 लोग और थे। उनको वो बंधक बना लेता है और कार में ही लेकर निकल जाता है। फिर आगे एक टूल बूथ था, उस टूल बूथ के पास वो गाड़ी को रोकता है, फिर वहाँ फायरिंग करता है। 4 लोगों को वहाँ मारता है। अब इतने सारे गोलीबारी के बाद वो गाड़ी को तेज़ी से भगाता है वहाँ से और एक सी एस्केप जगह है वहाँ से कुछ दूरी पर। सी एस्केप के पास
एक बोर्डिंग हाउस था, एक लॉज टाइप। वो गाड़ी को सीधे उस बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, फिर वहाँ गोलीबारी करता है और अपने साथ 2 बंधक को अंदर ले जाता है। इस दौरान में इधर पोर्ट ऑर्थर पर इस गोलीबारी और इसकी खबर मिल चुकी थी। पुलिस पहुंचती है, घायलों को आनन फानन अस्पताल ले जाया जाता है। तब तक मीडिया में खबर आ गई, खबरें ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मचा हुआ है थोड़ी ही देर में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसे किसी इंसिडेंट के लिए कभी तैयार नहीं था, ना कभी ऐसा हुआ था। घायलों को एक एक कर अस्पताल ले जाया गया। अब इधर जो विटनेस था, एक गार्ड था, उसने देखा था, लिविंगस्टन नाम था उसका, वो बताता है। फिर टोल बूथ पे जब फायरिंग होती है तो टोल बूथ के विटनेस बताते हैं। पुलिस उसी रूट पे निकलती है। फिर अचानक जब पुलिस उस बोर्डिंग हाउस के पास पहुंचती है तो वहाँ से गोली चलने की आवाज़ आती है। पुलिस को समझ में आती है, गाड़ी वहीं पार्क थी, कि कातिल इसी के अंदर है, यानी कि मार्टिन ब्रायंट वहीं है। पुलिस उस बोर्डिंग हाउस को घेर लेती है। अंदर से लगातार मार्टिन उनके ऊपर गोलियां चला रहा है। 28 अप्रैल 1996 के करीब दोपहर 1:45 ये सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद 18 घंटे तक वहाँ से निकल के बोर्डिंग हाउस जाने तक गोलियां चलती रहती हैं। बोर्डिंग हाउस के अंदर से मार्टिन गोली चला रहा है, बाहर से पुलिस चारों तरफ से घेर कर। पुलिस को ये भी है कि अंदर बंधक है, उनको ना मार दे। बाकायदा उसको वार्निंग भी दी जाती है कि सरेंडर कर दो, पर वो सरेंडर के बजाय जब भी कहा जाता वो अंदर से फायरिंग कर देता। गोलियां चलती रही। आखिरकार अगले दिन सुबह अचानक पुलिस ने देखा कि बोर्डिंग हाउस से धुआं उठ रहा है। मार्टिन ब्रायंट ने पूरे बोर्डिंग हाउस में आग लगा दी थी। थोड़ी देर के बाद पुलिस ने देखा एक शख्स जिसके कपड़े में आग की लपटें हैं, शोले हैं, बोर्डिंग हाउस के बाहर दौड़ता हुआ आ रहा है। पुलिस ने फ़ौरन उसे पकड़ा, आग बुझाया। वो मार्टिन ब्रायंट था। उसने गेस्ट हाउस के साथ खुद को भी आग लगा ली, लेकिन जब आग लगी उसे तकलीफ हुई तो वो बाहर भागा। अंदर इसके बाद पुलिस जाती है, जो 2 बंधक थे उनको भी मार दिया था उसने। कुल मिलाकर अब लाशों की गिनती 35 हो गई थी, 35, और 23 बुरी तरह से इंजर्ड जिन्हें गोली लगी थी। यानी 58 लोग गोलीबारी के शिकार हुए थे। मार्टिन ब्रायंट को इसके बाद फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब तक खबर आ जाती है कि तस्मानिया का एक 28 साल का लड़का है मार्टिन ब्रायंट, जिसने ये नरसंहार किया है, मैसकेर। इधर ऑस्ट्रेलिया में इस खबर के बाद एक मातम सा पसर जाता है। इन 35 लोगों में बहुत सारे विदेशी थे। इनमें बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, बुजुर्ग भी थे, आदमी भी था। और ऑस्ट्रेलिया इस खबर से हिल जाते, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं था। अमेरिका में बाकी जगहों पे स्टूडेंट्स के ज़रिए गोली चलाने की खबरें आती रहती थी, लेकिन वहाँ कभी हुआ नहीं था। मार्टिन को हॉस्पिटल से निकालने के बाद अब जेल में रखा जाता है। उससे पूछताछ होती है। पहले तो वो सरासर इनकार करता है कि उसने कोई खून खराबा नहीं किया, लेकिन जज उसे मौका देता है तब भी वो नहीं मानता। लंबा मुकदमा चलता है। इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाती है। मार्टिन ब्रायंट को 35 कत्ल के लिए 35 उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। हर एक कत्ल के लिए 1 लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी 1 उम्र कैद। 35 कत्ल किया था, इसलिए 35 उम्र कैद। इसके अलावा 23 लोगों को उसने इंजर्ड किया। उसने फायर आर्म्स के रूल को तोड़ा। उसने एक हिस्टोरिकल प्लेस को नुकसान पहुंचाया। उसने सरकारी ड्यूटी पे लोग जो मौजूद थे उनको नुकसान पहुंचाया। इन सब के लिए और इस नरसंहार के लिए 35 उम्र कैद के अलावा अदालत ने उसे 1035 साल कैद की और सज़ा सुनाई। मतलब 35 लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस 1035 ईयर कैद। और साथ में जजमेंट में जो पेपर में लिखा वो ये कि 35 उम्र कैद और 1035 साल की कैद, इन दोनों के बीच में कभी भी किसी भी कीमत पर ये पेरोल या बेल का हकदार नहीं होगा। यानी एक बार ये जेल की चारदीवारी के अंदर पहुंच गया तो फिर इसकी लाश ही बाहर आएगी। किसी भी कीमत पर, किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में इसे पेरोल नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की जेल में और ऑस्ट्रेलिया के इसमें इतिहास में कभी इससे सख्त सज़ा किसी को नहीं दी गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सज़ा को लेकर बड़ा माना जाता है कि थोड़ा लचीलापन रवैया रहा है। लेकिन इस मामले में वहाँ के लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार, वहाँ की जुडिशल सिस्टम, वकील, पुलिस, उनका कहना था कि इसमें मैक्सिमम होनी चाहिए और डेथ पेनल्टी वो दे नहीं सकते थे।
जो पेपर जेल तक पहुंचा था उसमें क्लियर कट यही था कि जब तक जेल में रहेगा पेरोल नहीं हो सकता। 96 से आज हम 2022 में हैं, करीब 26 साल हो गए हैं और अब करीब 55 साल का हो चुका होगा मार्टिन ब्रांड। अभी भी वो एडिलेड की एक जेल में बंद है और जब तक जिंदा है वो जेल की चारदीवारी में रहेगा। लेकिन मार्टिन ने कभी नहीं बताया कि उसने ये सारे खून खराबा क्यों किया। उससे कई बार पूछा गया, कुछ इंटरव्यू भी हुए, वहाँ के गवर्नर भी पहुँचे एक बार उससे बात करने के लिए, लेकिन उसने कभी सही नहीं बताया कि उसने ये सब क्यों किया था। ये तो कहानी का एक पहलू। जब ये इंसिडेंट आया और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक नई बहस छिड़ गई। ख़ासतौर पर उस वक्त वहाँ के जो सरकार ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने कहा कि इस तरह के इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। और इत्तेफाक से जब ये इंसिडेंट हुआ था तब उससे पहले एक स्कॉटलैंड के स्कूल में एक बच्चे ने गोली चलाकर 16 लोगों की जान ले ली थी। जो वहाँ के केस और सारी चीज़ें हैं उसमें कहा गया कि इस स्टोरी को टीवी पे देखा और पढ़ा था मार्टिन ब्रांड ने, और कहीं ना कहीं वो इससे एक तरह से इंस्पायर्ड हुआ था इस गोलीबारी को लेकर। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में 16 और 17 में 2 अलग अलग इंसिडेंट में करीब 2 लोगों की मौत हुई थी जो गोलीबारी हुई थी, और ये मेलबर्न में हुई थी और एक एडिलेड में हुई थी। लेकिन 35 लोगों की शूटआउट में मौत का ये पहला इंसिडेंट था। इसी के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बहुत इसके ऊपर सीरियसली सोचा कि इसको कैसे कम किया जाए, और उस वक्त फिर उन्होंने तय किया कि ऑस्ट्रेलिया में गन लॉ को लेकर, यानी कि बंदूक के कानून को लेकर सख्ती उठाने की ज़रूरत है। 6 महीने के अंदर अंदर पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ और ये तय किया गया कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी सेमी ऑटोमेटिक वेपन, राइफल, इन सब के कोई लाइसेंस इशू नहीं किए जाएंगे। जिसको बहुत ज़रूरत है, जान का ख़तरा है, उसके लिए एक अलग से क्लाउज होगा, लेकिन आम लोगों को जो आसानी से अब ये पिस्टल, हथियार ये सारे मिल रहे थे, ये नहीं दिए जाएंगे। और फिर उन्होंने गन टेक पॉलिसी अपनाई, और जब ये पॉलिसी अपनाई कि जिन जिन लोगों को लाइसेंस पे बंदूक दे दिया गया वो अपने आप या तो वापस करें या फिर उनसे वापस लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने अपने आप आगे बढ़कर वॉलंटरी सारे गन जिनके पास जो जेन्युइन थे, लाइसेंस थे, सरकार को वापस किए। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर 7 लाख हथियार, एक तस्वीर है इस कहानी में, मैंने दीपक को भी कहा वो डालेगा, आप देखिएगा, ये उसी वक्त की तस्वीर है। 7 लाख ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन लोगों ने सरकार को वापस किए। उन सारे हथियारों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बहुत सारे जो गन मैन्युफैक्चरर थे, बंदूक लॉबी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरकार का ज़बरदस्त विरोध किया और कोशिश की कि यह कानून पास ना हो, क्योंकि ये उनसे बहुत बड़ी कमाई होती थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार और वहाँ की फैमिली, वहाँ के बच्चे, इस इंसिडेंट ने उनके दिमाग पे ऐसा असर डाला कि उन्हें लगा कि ये आने वाले किसी भी बच्चे के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। और वो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में बहुत ऐसे, बल्कि अमेरिका में इंसिडेंट सुन चुके थे जहाँ स्कूल, कॉलेज में बच्चे फायरिंग कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम अपने यहाँ ये नहीं होने देना चाहते, और इसीलिए उसके बाद वो ऐसा गन लॉ बना वहाँ पे जो आज भी जारी है। और इस 96 के इंसिडेंट के बाद और इस गन कल्चर को रोक कर नया कानून लाने के बाद ऑस्ट्रेलिया में दूसरा कोई ऐसा इंसिडेंट आज तक नहीं हुआ। बल्कि ऑस्ट्रेलिया में जो मौत होती थी गन से लेकर 250% कम हो गया, क्योंकि बंदूक है नहीं, और वहाँ बंदूक लेना और बंदूक का लाइसेंस सबसे मुश्किल काम है। तो एक इंसिडेंट ने ऑस्ट्रेलिया को एक नए रास्ते पर ले गया, और देखिए उसका फल क्या मिला कि आज 26 साल हो गए, ऑस्ट्रेलिया में न ऐसा दूसरा इंसिडेंट हुआ और न फिर इस तरह की चीज़ें हुई। बराक ओबामा जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, अमेरिकी प्रेसिडेंट, तब उन्होंने इस बात को खुलकर कहा था कि हमें ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए कि गन कल्चर को कैसे रोकें, कैसे हम लोगों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो 9/11 हुआ था उसमें तो जितने लोग मरे वो कुछ नहीं है जो अमेरिका में हर साल सिर्फ बंदूक से मरते हैं। एक फिगर आपको दिया ही, नंबर अभी 2 पे उस वक्त
अमेरिका नंबर 1 पे था, अभी ब्राज़ील नंबर 1 पर है। अमेरिका में हर साल 45,000 से ज़्यादा लोग बंदूक का शिकार होते हैं। 9/11 में कितनी जान गई थी। तो ये बराक ओबामा ने एग्जाम्पल दिया था कि हमारे लिए ख़तरा वो टेररिस्ट हमले तो ही हैं, लेकिन ये जो हर हाथ में आसानी से बंदूकें हैं जिनके पास, वो कहीं ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। तो ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने वाकई ज़बरदस्त इस पर काम किया था। तो ये थी कहानी पोर्ट ऑर्थर की, उस खूनी इतिहास की जो ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले कभी ना हुआ, न किसी ने सुना, ना देखा और ना उसके बाद कभी हुआ। एक 28 साल के सिरफिरे लड़के ने पल भर में 35 लोगों की जान ली थी। वो आज भी, मैंने कहा आपको, जैसे एडिलेड की जेल में 35 उम्र कैद और 1035 साल की सज़ा काट रहा है। हालांकि एक एवरेज बहुत ज़्यादा एक आदमी होता है आजकल, क्या है 100 साल मैक्सिमम मान लीजिए, वरना तो वही 70, 80, 90 भी बहुत होता है। तो करीब 55-60 का हो गया है, कुछ साल और, लेकिन उसके खाते में जो है लिखा हुआ है 1035 साल, 35 उम्र कैद, यानी 35 बार जन्म लेगा तब जाकर कहीं ये सज़ा वो पूरी कर पाएगा। तो ये थी कहानी। ऑस्ट्रेलिया में हमारे क्राइम तक फैमिली के बहुत सारे मेंबर हैं। अगर उनमें से कोई पोर्ट ऑर्थर गया है और इस बारे में कुछ जानकारी है तो ज़रूर हमें मेल लिखिएगा, बताइएगा, तो मैं अगली कहानी में उसको शामिल भी करूँगा। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपनी रवायत सिलसिला। करण सिंह जी का आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे करण सिंह। और राहुल द्विवेदी ने भेजा है। इसके अलावा सरिता मौर्य, इनके 31 जनवरी को बर्थडे था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। भारत चौहान, बहुत सारे मेल कर दिए आपने, हैप्पी बर्थडे भारत चौहान, हमेशा खुश रहिए, अच्छे रहिए। रश्मीत कौर जी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रश्मीत जी। और परमिंदर सिंह जी ने भेजा, इनकी पत्नी है। मोहम्मद अजहर का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अजहर। इसके अलावा ताशु गुप्ता, इनका जन्मदिन था 30 को और मुझे वाशु सोनी ने भेजा है। ये इनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमेशा याद करते हैं। इन्होंने मेल भेजा था, मैं उसको शामिल नहीं कर पाया। ऊपर वाला ताशु गुप्ता को हमेशा अच्छा रखे, आत्मा को शांति दे, आप लोगों को सब्र दे, यही मैं कह सकता हूँ वाशु सोनी। इसके अलावा स्फूर्ति गौरिका, हैदराबाद से, इनका भी आज जन्मदिन है, तो आपको भी हैप्पी बर्थडे गौरिका। प्रीतम, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रीतम। इसके अलावा नागेंद्र सिंह चावड़ा, अहमदाबाद से, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नागेंद्र जी। रुद्रा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रुद्रा। और अनुज प्रताप सिंह जी ने भेजा है। इसके अलावा आनंद शर्मा पटना वाले, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आनंद जी। दीपक दुबे भोपाल से हैं और इन्होंने कहा कि राजीव दीक्षित की कहानी सुनाएं। तो दीपक दुबे साहब, मैं राजीव दीक्षित की कहानी सुना चुका हूँ, इसी कहानी के एपिसोड में आपको मिल जाएगी। प्रवीण कुमार सिंह है सोनभद्र से, उन्होंने कहा सोनभद्र में एक बार 300 टन सोना मिलने की बात कही थी, कितना सच है वो सब अफवाहें थी प्रवीण साहब। ललिता जोशी जी हैं। इसके अलावा ओमकार शफेकर हैं। सुरेंद्र कुमार हैं, आपका मेल मिलता है सुरेंद्र जी, इसलिए आप मेल करते रहिए। मोहम्मद दानिश हैं और ये सीरियल किलर मिखाइल पॉपको की स्टोरी सुनना चाहते हैं। प्रधुमान शर्मा हैं हरिद्वार से और ये उमेश डोभाल मर्डर केस की कहानी सुनना चाहते हैं, जो एक जर्नलिस्ट थे। इसके अलावा अंशल राघव है और इन्होंने कहा कहानी के बाद आप मोराल के बारे में भी बताया कीजिए, तो मैं अक्सर ऐसी चीज़ें बोलता रहता हूँ। इरफान सिद्दीकी हैं। इसके अलावा विशाल हैं कनाडा से और ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन 1952 की स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो मैं जल्दी सुनाता हूँ विशाल साहब। अक्षय तिकाड़े हैं और ये पॉजिटिव हो गए आजकल, कोई नहीं है आजकल, जल्दी जल्दी लोग ठीक हो रहे हैं, तो मेरी दुआ आप फटाफट फिर से नेगेटिव हो जाइए, सिर्फ कोरोना के मामले में, बाकी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए। इसके अलावा सायान गांगुली हैं, 2 स्टोरी की फरमाइश की इन्होंने। प्रांजल खांडेलवाल साहब हैं, ये MH370 का अपडेट जानना चाहते हैं, मैं अपडेट लेके आपको देता हूँ। अरूप बर्मन है और ये फिडेल कास्ट्रो की कहानी सुनना चाहते हैं। तो आप सभी की भी बारी आएगी जल्दी, लेकिन आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।